हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मजेदार वीडियो में। क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर है जो फिजिक्स वाले पार्ट का, जो कि तीन पार्ट चार पार्ट हैं ही हमारी नाइन्थ क्लास की साइंस में। एक है केमिस्ट्री, एक है बायो, एक फिजिक्स और एनवायरनमेंट भी है उसमें, ऐड है पीछे है। तो पहले तो हम फिजिक्स को सही से समझते हैं, शुरू करते हैं पार्ट टू को। मेक श्योर आपने पार्ट वन देखा हो मोशन का, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं रिपीट कर ही दूंगा। लेकिन आप पिछला पार्ट देख के आए हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से। पर ये मेक श्योर करना, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो दे दूंगा, जिससे कि आप पहला पार्ट देख पाए। वरना आप मेरे चैनल पे जाके, वे ऑफ फिजिक्स चैनल पे जाके आप देख लो भाई। तो भाई शुरू करते हैं। और पहली लाइन आती है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट इज पावर इसीलिए क्योंकि भाई कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो चीजें आएंगी भाई, बनेंगी भी। और कंसेप्ट समझ लोगे तो सब क्वेश्चन वेश्चन तो सब हो जाएंगे। क्वेश्चन की चिंता मत करो, कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा आपको। कॉन्सेप्ट समझिए और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। बाकी इसके साथ शुरू करेंगे। पहले इसे हाईलाइट कर दूंगा मैं भाई। पिछले वीडियो में लेकिन मैंने जो जो बताया था, जैसे मोशन, रेस्ट मोशन, पोजीशन के बारे में बात की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात तो नहीं की, लेकिन मतलब रिलेटिविटी और मतलब रिलेटिव मोशन की जरूर बात की। यहाँ पे काइनेमेटिक्स जो है उससे मैंने आपको रिलेट करवाया कि काइनेमेटिक्स क्या होती है। भाई काइनेमेटिक्स तो एक फील्ड है जस्ट, जहाँ पे हम पढ़ते हैं हमारी मोशंस के बारे में, किसी भी पार्टिकल के प्योरली मोशंस के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में। और यहाँ 11th क्लास में बहुत अच्छे से ही पढ़ते हैं इस चीज को। तो काइनेमेटिक्स के बाद रेस्ट और पोजीशन की अच्छे से बात कर ली थी। रेस्ट वह है, तो पोजीशन वह है जहाँ पे वस्तु पड़ी हुई है। ये मतलब पोजीशन का हिंदी में तो मतलब स्थिति होता है। देखो भाई, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं होता ज्यादा। तो पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं भाई। पोजीशन वह है जहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो वो हो गई पोजीशन। रेस्ट अब वो है जिस पोजीशन में रखी है और रुकी हुई है वस्तु, तो वह उसका रेस्ट हो गया, रेस्ट इन पोजीशन। सीधी सी बात ये हो गई। लेकिन इससे आगे बढ़ के, मतलब पिछला वाला वीडियो में अच्छे डिटेल से देख सकते हो आप। और सिंपल सी बात है, वैसे मोशन वह हो गई जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज होने लगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ तो लिखा हुआ है वो ठीक है, जैसे पढ़ लेना। बस सीधी सीधी बात है, मोशन वही है जब टाइम के साथ भाई पोजीशन भी चेंज हो, रेस्ट में ना रहे वस्तु। हमने फोर्स दिया, फोर्स के बारे में हम आगे के चैप्टरों में पढ़ ही लेंगे, वो भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो भाई मोशन वह हो गई। अब भाई टाइप्स की बात करेगी करे लिए, सीधी दिशा में जा रहे हैं, एकदम डायरेक्शन सीधी है तो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कल में घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन, अपने एक्सिस में ही वस्तु भाई रोटेट कर रही है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ हालांकि सन के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है और एक्सिस में भी चक्कर लगा रही है, तो रोटेशन मोशन। पेरियोडिक मोशन, मोशन वो है जो रिपीट कर रही है बार बार वही मोशन, जैसे क्लॉक का पेंडुलम वगैरह। इसको आगे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए रिलेटिव मोशन की भी बात की, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी ये डिफाइन करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बता के आगे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। भाई रिलेटिव मोशन की बात करी थी, मतलब रिलेटिव मोशन भाई जब भाई दो ऑब्जेक्ट मिल जाएं, वही रिलेटिव मोशन है भाई। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रखे रहना जरूरी होता है, क्योंकि एक की रिस्पेक्ट में दूसरा क्या कर रहा है। अगर दोनों ऐसे ही शांत रखे हुए हैं, जैसे हमने
इसकी बात की थी इस एग्जाम्पल मैं बस का एग्जाम्पल बेसिकली एग्जाम्पल आगे भी दूंगा मैं ये वाले एग्जाम्पल जैसे भाई दोनों वस्तुएं रुकी हुई है रेस्ट में है तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में एकदम रेस्ट में ही है लेकिन अगर दोनों चलने लगी जैसे दोनों नहीं चल रही एक चल रही है अगर जैसे हम बस में बैठे होते हुए लेकिन भाई जब हम आगे जाते हैं तो हमें पेड़ तो रोके हुए हैं लेकिन बस जब आगे स्पीड से जा रही होती है तो पीछे जाते हुए पेड़ दिख रहे होते हैं बस वहां पे रिस्पेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है जिसे मैंने देखने का नजरिया अपनी भाषा में डिफाइन किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आज करते हैं चलिए पहले एग्जांपल्स देखते हैं रिलेटिव मोशन के रिलेटिव मोशन हुआ है भाई जैसे अर्थ सन मतलब मून अर्थ के राउंड लेता है तब हमें भाई मून एकदम स्टेबलाइज दिखाई देता है क्योंकि भाई जब मून अर्थ के राउंड लगा रहा होता है तो जब एक्सिस स्पीड जो है हमारे अक्ष मतलब अक्ष कहते हैं इसे एक्सिस भी कहते हैं तो एक्सिस में जो हमारी पृथ्वी तो मुड़ी हुई है कुछ इस प्रकार कुछ इस एंगल में तो जब अर्थ हमारी रोटेट करती है तो मून भी उसके चारों रोटेट करता है एकदम सर्कल में लेकिन उनकी स्पीड जो है वो सेम होती है जिसके कारण हमें मून कभी चलता हुआ नहीं दिखता एकदम स्टेबल दिखता है तो मेक श्योर आप इस एग्जांपल से तो वाकिफ होंगे भाई अब भाई जब पृथ्वी पर सूर्यास्त होता है सूर्योदय होता है तो कहीं ना कहीं सन हमें ऊपर आते हुए दिखता है चढ़ते हुए दिखता है 12 बज जाते हैं तो सबसे ऊपर 4 बजते हैं 5 बजते हैं 6 बजते हैं तो डूबता जाता है लेकिन असल में पृथ्वी ही चारों ओर उसके राउंड लगा रही है तो क्यों हमें ये सब दिखता है भाई असल में इसीलिए दिखता है क्योंकि सन तो अब सन हालांकि ये थोड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी लेकिन पूरा सोलर सिस्टम भी कहीं ना कहीं किसी चीज के चक्कर लगा रहा है लेकिन उसकी बात नहीं करते हुए अगर हम इसकी बात करें कि भाई सन हालांकि इतने राउंड कहीं भी नहीं लग रहा क्योंकि देखो सन उस पृथ्वी के रिस्पेक्ट में तो स्टेबल ही है लेकिन पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे ही घूमती है तो हमें भाई उस रिस्पेक्ट में हम जो पृथ्वी पर चढ़े हुए हैं बंदा जो पृथ्वी पर चढ़ा हुआ है उससे भाई सन ही मतलब सन ही मूव करता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखने का नजरिया इधर आ जाता है अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर भाई हम सन पे चढ़ जाएं तो हमें पृथ्वी भी मूव करते हुए दिखेगी यार अंतरिक्ष में चले जाएं तो पृथ्वी कहीं ना कहीं मूव करते हुए दिखेगी मून भी मूव करते हुए दिखेगा इवन क्योंकि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे हम मून पे चले जाएं तो हमें पृथ्वी भी मूव करते हुए दिख सकती है शायद लेकिन हाँ हाँ हालांकि मून ही जबकि पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है राउंड कर रहा है लेकिन कहीं हमें देखे कि पृथ्वी राउंड कर रही है तो पृथ्वी जाते हुए देखेगी रेफरेंस की बात है इधर रेफरेंस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे हम आगे समझने वाले हैं हालांकि थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि समझना जरूरी है जैसे ट्रेन है भाई थोड़ा यहाँ पे इसको हम मूव करके दिखाते हैं ये हमारे चंपू भाई हैं भाई ये चंपू हैं हेलो चंपू तो चंपू भाई जान यहाँ पे खड़े हुए हैं और अचानक से पीछे से ट्रेन आती है और ट्रेन में भाई कई लोग बैठे हुए हैं जैसे तो भाई चंपू जब यहाँ पे खड़ा है तो चंपू को तो ट्रेन जाती हुई दिख रही है लेकिन यहाँ पे जब भाई एक बंदा यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट पेन लेता हूँ यहाँ पे भाई कोई यहाँ पे है अगर यहाँ पे ट्रेन के अंदर बैठा है या इधर पे बैठा है तो चंपू भाईजान हमारे
जाते हुए दिख रहे हैं, पीछे जाते हुए निकलते हुए दिख रहे हैं। तो यही तो रेफरेंस है भाई। जैसे हमने एग्जाम्पल अर्थ का लिया था, वही है भाई। जब ट्रेन जा रही है, एक बार और एनिमेट करके दिखाई देता हूँ। जब यहाँ पे ट्रेन ये जा रही थी, ट्रेन ये जा रही थी, तो देखो चंपू पीछे हुए निकलते हुए देखे, ऐसा लग रहा था कि चंपू ही जा रहे हैं, जबकि चंपू नहीं जा रहा भाई। यहाँ पे ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन ट्रेन वालों को लगा कि चंपू पीछे की ओर बहुत गति से जा रहा है। मतलब ट्रेन जैसे 200 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, तो लग रहा होगा कि 200 मीटर पर सेकंड से चंपू ही भाई पीछे जा रहा है, चंपू भाईजान हमारे पीछे जा रहे हैं। और चंपू को लग रहा है ट्रेन तो आगे जा ही रही है, क्योंकि सच में ट्रेन आगे जा रही है। रेफरेंस की बात है, चंपू इधर खड़ा है। चंपू को ट्रेन पे चढ़ा देते, तो शायद यहाँ पे कोई जब होता, तो ऐसा लग चंपू को भी ऐसा लगता कि भाई वो भी पीछे की ओर मूव कर रहा है, लेकिन चंपू जब इधर है, तो चंपू भाईजान को लग रहा है ट्रेन ही जा रही है, और ट्रेन सच में जा रही है। लेकिन भाई ट्रेन वालों को लग रहा है चंपू ही पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ बस वाले एग्जाम्पल पे चंपू को ले आते हैं। चंपू भाईजान अब भाई बस आगे जा रही थी जब, तो बस वालों को लगा चंपू भाईजान पीछे जा रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा है नहीं, बस ही मूव कर रही थी। लेकिन अगर चंपू भाईजान हमारे भागने लग गए हैं, या चंपू भाईजान किसी चीज में बैठ जाए, किसी गाड़ी में बैठ जाए या भागने लगे, तो भाई चंपू को ये बस पीछे जाती हुई दिख रही है। अगर बस रुकी हुई है, तो भाई चंपू को ऐसा लग रहा है बस पीछे जाते हुए लग रहा दिख रही होगी। लेकिन वो ही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है। असल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट यही है। भाई देखने का नजरिया क्या है आपका, रेफरेंस किसे ले रहे हैं, आप कहाँ पे बैठे हैं। आप जिस केस में अर्थ में बैठे थे, तो आपको भाई मुंह मतलब सन लग रहा था कि सन ही जा रहा है, जबकि अर्थ ही सन के राउंड काट रही है। और आपको पता होगा इतना तो, आप शायद मतलब स्पेस साइंस में रुचि रखते ही होंगे, साइंस की फील्ड में इतनी तो रुचि रखते होंगे। ग्रेविटेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छे से भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा सा जाने की कोशिश करता हूँ। ये अर्थ है, देखो भाई सन, मैं बता दूं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सन और अर्थ के बीच जो ये ऑर्बिट है, ये सर्कुलर नहीं रहती पूरी। ये कहीं ना कहीं ओवल शेप कह सकते हैं, या इलिप्स कहते हैं शेप को। इस शेप को इलिप्स कहते हैं। लेकिन भाई ये हमें अभी तो पता नहीं चलता। खैर हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, केपलर का नियम, केपलर्स लॉ, बहुत कुछ पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए तो आप यही समझ लो, इलेप्टिकल ऑर्बिट यही होती है, दीर्घ वृत्तीय वृत्त कहते हैं। जैसे जैसे ओवल वगैरह तो नहीं कहते, ये चलिए आप समझ जाइए इतना। तो भाई जब अर्थ ऐसी चल रही होती है, जब इसके राउंड काट रही होती है, चक्कर लगा रही होती है, तो हमें लगता है भाई सन ही जैसे जा रहा है। जबकि सन तो यहाँ पे है, लेकिन ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रही है पृथ्वी, और इसी के कारण भाई अपनी एक्सिस में भी चल रही है। दिन रात हो रहे हैं, गर्मी सीजन, ठंडी सीजन, सब कुछ हो रहा है। बाकी एक टाइम ऐसा आता है कि सन के सबसे दूर भी होती है अर्थ, और एक टाइम पे सन के सबसे पास भी होती है अर्थ। ये सुना हो शायद, आजकल काफी साइंस के वीडियो चलते हैं, तो साइंस के वीडियोस में आपने देखा हुआ है, एनिमेशन में देखा हो शायद। तो मैं तो ये जानता हूँ भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं अच्छे से। भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, जैसे मैंने ये लिया है, एक मिनट सॉरी, फिर से हमें एनिमेट करना होगा। भाई ये यहाँ पे 0 0 0 मैंने कुछ रखा हुआ है, समझ लो ये कोई आइटम या मतलब कोई भी कुछ भी रखा हुआ है, और ये हमारी एक वस्तु है भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भाई है, जब 0 0 0 ये रखे हुए हैं यहाँ पे समझ लो कि कोई वस्तु रखी हुई है, और इसको मैं चला रहा हूँ, तो भाई ये रेफरेंस जो देख रहा है, ये 0 0 है जो, ये भाई
इस इस वाली वस्तु को, इस गोले को ही मूव करते हुए देख देख पा रही है, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि पीछे जा रही है। लेकिन जब जो दोनों रुकी हैं, जैसे ये चल रही है, तो भाई इस वस्तु में अगर कोई है, या मतलब इस वस्तु की रिस्पेक्ट में, ये भाई ये वाली वस्तु, नीचे वाली वस्तु, भाई ये वाले, मतलब ये आइटम पीछे जाते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो भाई समझने का वही है, रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम आपका क्या है, जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आप खड़े हो, वो आपका फ्रेम हो गया। और रेफरेंस वही है कि आप उसी को, आप रेफरेंस किस रेफरेंस में हो आप। जैसे आप जमीन पे बाहर खड़े होते, ये चल रहा होता, तो भाई आपको वही, मतलब दूसरी वस्तु ही पीछे जाती हुई दिखती, जबकि चल आप ही रहे हैं, मतलब आपका कसूर दूसरे पर थोप दोगे आप तो। लेकिन अगर दोनों ही सपोज सपोज दोनों ही एक सी स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो दोनों ही दोनों को रुका हुआ देखेंगे, जबकि दोनों ही मूव कर रहे थे। तो यही तो केस है, जैसे दो बसें सेम स्पीड में जा रही हैं, अगर अगर बस और चंपू भाई हमारे दोनों सेम स्पीड में जा रहे हैं, तो इस पोजीशन में भाई चंपू और बस, मतलब चंपू भी बस को रुका हुआ पाता है, और बस भी चंपू को रुका हुआ ही देख सकेगी। बस का ड्राइवर जो बैठे हुए ड्राइवर भाई साहब, भाई ड्राइवर भाई साहब बस को भी रुका हुआ देखेंगे, तो कहेंगे भाई ये चंपू हमारा रुका हुआ है, क्यों रुका है भाई चंपू, तू तू निकल ले। कुछ ये इस प्रकार से ड्राइवर कहेगा कि चंपू तू क्यों रुका है भाई। तो भाई रिस्पेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है भाई कि क्या होगा। मतलब आप ये समझ गए होंगे, मेक श्योर आप समझ गए हो। वैसे भाई इससे अब आगे बढ़ने का भी टाइम आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन खाली क्यों रखे हो, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अगर और भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं और डिटेल में समझा सकता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ये सब समझ गए हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भाई ये देखने का नजरिया क्या है आपका। अब भाई साहब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, अदर सब चीजें, तो भाई हमने पहले लेक्चर से लेके अब तक तो हमने बहुत सी चीजें देख ली। रेस्ट, मोशन, पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव मोशन, सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब मेन पार्ट आता है स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को समझें उससे पहले भी कुछ समझ लेना चाहिए। 1D, 2D एंड 3D क्या होता है ये तो समझते ही होंगे, मुझे पता है, लेकिन एक बार डिफाइन कर ही देता हूँ मैं। ये हो गई वो लेंथ, ये हो गई लेंथ और विड्थ, मतलब चौड़ाई और लंबाई, हिंदी में भी समझ लो भाई। ये लेंथ है सपोज, और ये विड्थ है, और ये हाइट है भाई। तो भाई यही है भाई, डायरेक्शन की बात है, और ये मतलब दिशा की बात तो नहीं है। ये भाई बेमा कहते हैं हम इसे हिंदी में भी। ये बात कुछ ये है कि अगर एक सीधी लाइन है अगर, तो वो 1D है। और अगर कोई, मतलब भाई सपोज कोई ये वाला प्लेन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूँ। ये वाला प्लेन है भाई, ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन ये बाहर तो नहीं निकल सकता ना भाई। मतलब एक प्लेन है जिसकी लेंथ है, विड्थ है, वही तो 2D हो गया। और ये 3D एक बक्सा रख दो, तो इसकी 3 डायमेंशंस है, वही 3D हो गया। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है,
मतलब है एक ही चीज पर तीनों परपेंडिकुलरली हो। भाई लेंथ और विड्थ भी परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में। तो भाई तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होते हैं। तो भाई वो 1D मतलब एक ही डायरेक्शन, 2D मतलब दो डायरेक्शन हो गई उसकी एक परपेंडिकुलरली। तो भाई एक प्लेन जो होता है या एक सीधी लाइन जो होगी वो 1D होगी। एक प्लेन होगा जिसका एरिया L/P हो, या हालांकि अलग अलग शेप के अलग अलग एरिया निकाले जाते हैं मैथमेटिकली। तो भाई वो हो गया 2D। और एक बक्सा जिसकी लेंथ विड्थ हाइट हो 3 डायमेंशन हो, तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हालांकि है एक ही चीज, है सब लेंथ ही, लेकिन उसको डिफाइन करने का अलग तरीका हो गया। तो भाई ये बक्सा हो गया 3D। तो 1D 2D 3D कोई मुश्किल कंसेप्ट अलग से नहीं आता, ये मैंने जोड़ दिया है जिससे आप समझ जाओ। तो भाई इससे आगे भी बढ़ना है क्योंकि हमें तो, अगर इसमें भी डाउट और आए तो फिर मुझे कमेंट करके बता देना। अब आती है भाई इसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि इतना तो आज कम से कम पढ़ के जाना ही है। स्ट्रेट लाइन मोशन, तो भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में 1D मोशन जो होता है वो पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको 2D 1D 3D सब बता दिया है। हालांकि मैं 2D भी यहीं पे समझा दूंगा, अगर आगे हुआ तो पढ़ा भी दूंगा। देखो, समझना सब जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी होता है। देखो भाई यहाँ पे भी एनिमेट करना ही पड़ेगा हमें। जैसे ये कोई वस्तु है और ये उसका पाथ, तो भाई लिखना भी पड़ेगा। चलो मैं पहले लिख के बताता हूँ क्या क्या है। ये भाई ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने ओ पॉइंट भी दिया है, या नाम दे दो ओ ऑब्जेक्ट है, या ए नाम दे सकते हो। ओ पॉइंट पर है जो, वो मतलब उसकी जीरो पोजीशन हो गई, समझ लो जीरो पोजीशन हो गई। ये वाला उसका हो गया भाई, ये पाथ हो गया पाथ। डायरेक्शन एक्स हो गई। तो यही है 1D मोशन। तो मैं देखो एनिमेट करके भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इसको थोड़ा अलग करते हैं, इसको लेते हैं पहले। यार हम, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो कि चलो भाई वीडियो चल रहा था ये सही है। रिकॉर्डिंग हो रही थी मतलब, मैं ये श्योर करना चाहता था। चलो भाई ये ऑब्जेक्ट है। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है ये समझ लेते हैं। देखो ये वाला ऑब्जेक्ट और वो पाथ है उसका, ठीक। ये ऑब्जेक्ट एकदम डायरेक्शन सीधी है, एक ही डायमेंशन में जा रहा है, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। तो भाई हालांकि वेक्टर शब्द से आपको यहाँ पे वेक्टर वर्ड मिलेगा आगे चल के। मैं वेक्टर स्केलर क्वांटिटी भी समझाऊंगा आपको कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ये समझ लो कि ये 1 मीटर, ये दो, तीन, पाँच, पाँच ही हुआ, या छः छः समझ लो, ये 9, इतने तक।
ये एक एक्स डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, या तो इस साइड या इस साइड। इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, इस साइड नेगेटिव। यही वेक्टर का खेल होता है। थोड़ा वेक्टर हम समझ लेंगे इसी चैप्टर में, क्योंकि आगे चल के हालांकि 11th 12th में अच्छे से मैथ्स में भी फिजिक्स में भी वेक्टर का यूज करते हैं। वेक्टर बहुत बड़ा ही चैप्टर हो जाता है, बड़ी ही बात हो जाती है इस पर। वेक्टर डायरेक्शन का खेल ही निकालता है, और स्केलर जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ये अभी के लिए समझ लो। बाकी मैं इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी अभी जस्ट मैंने ये वाली स्लाइड ली है, वेक्टर और स्केलर। यहाँ तक अगर आज तो नहीं हो पाएगा सकता है, आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करके चलेंगे। जैसे 1 मीटर, 2, 3 इधर तक में रुक गया, तो मतलब 3 मीटर एक डायरेक्शन में चला, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई। और इस साइड आ गया, फिर से 0 पे आ गया, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन आया, मतलब -3। तो वन डायमेंशन मोशन ये हो गई, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पाथ में सीधी जा रहा है, तो ये वन डायमेंशन मोशन। यही 2D की भी मैं बात आगे कर लूंगा, लेकिन 2D यही है कि भाई जब ये दो विमाओं में चलने लगे, मतलब एक्स में भी और वाई में भी जाए, मतलब एक्स लेंथ ये ऊपर भी जा रहा है, समझ सपोज मैंने ऐसे फेंक दिया, बस तो ये यहाँ पे जा रही थी, तो ये वन डायमेंशन। इसको मैंने ऐसा फेंक दिया, ये 2 डायमेंशन ही मोशन कहलाएगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में मूव करी है ये वस्तु, तो इसे 2 डायमेंशन की वस्तु कह देंगे। और ये हालांकि जब बॉल है सपोज, जैसे मैं लुढ़काऊंगा, ये वाली मोशन जब ये घूम जाएगी, वस्तु घूम घूम के लुढ़क लुढ़क के आगे भी जाएगी, तो आगे जा रही है, हालांकि स्ट्रेट लाइन ही मोशन है। लेकिन जब वो रोल कर रही है तो रोलिंग मोशन कहते हैं उसे। तो रोलिंग मोशन तो शायद आगे पढ़ने मिले, हालांकि रोटेशन वगैरह ही रोलिंग मोशन वही चीजें पढ़ेंगे, मतलब एक्सिस में ही घूम रही है, तो हमने रोटेशन मोशन से तो पिछले ही लेक्चर में बात कर ली थी। इस स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मोशन आप समझ गए हो कि एक ही दिशा में, एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट पोजीशन पे जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन कह देंगे। भाई डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट, भाई इतना तो समझ में आ गया। रिलेटिविटी, रिलेटिव मोशन एग्जांपल दिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की, 1D 2D 3D स्ट्रेट लाइन मोशन एंड डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट की बात अब करते हैं। भाई डिस्टेंस, वेक्टर, स्केलर की बात हम शायद आगे कर रहे हैं, आज के लेक्चर में ये नहीं करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में वेक्टर की भी बात कर दूंगा। स्केलर वेक्टर बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन को ही बताता है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसके पहले समझना जरूरी है। भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, दोनों डायमेंशन एक ही है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता वही रहा है, लेकिन सिर्फ ये सिर्फ इसी चीज पे निर्भर कर रहा है, या इसी चीज को रेफरेंस कर रहा है, इसी चीज को दिखा रहा है कि आप शॉर्टेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट पाथ से जाओगे, पाथ पे ये दोनों चीजें जो हैं, ये जो भाई चीजें हैं, ये दोनों ही पाथ डिपेंडेंट, मतलब भाई पाथ पे तो डिपेंड करेंगी ही, क्योंकि पाथ, किस पाथ पे गए हो आप, मतलब कैसे पाथ पे गए हो, उस पे ही डिपेंड करेगा कि आप डिस्टेंस चले हो या डिस्प्लेसमेंट किया है आपने। डिस्प्लेस मतलब सीधा खिसका दिया, वही डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब आप लॉन्गेस्ट दूरी, दूरी डिस्टेंस कहते हैं, लॉन्गेस्ट चल के आए, तो वही यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। इस एग्जांपल को देख लेते हैं पहले तो। जैसे आप यहाँ से इस पॉइंट से चलते हो, चलते हो, चलते हो, चलते हो, ऐसे जाते हो, फिर ऐसे जाते हो, फिर ऐसे जाते हो, फिर यहाँ पे आके आप रुक जाते हो। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए
एंड पी। तो भाई जो ये इतना आप चल के यहाँ तक आप पाए हो, ये पूरा आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। डिस्टेंस मतलब जिस पाथ से आप गए हो वो आपका डिस्टेंस हो गया। पाथ डिपेंडेंट भाई क्वांटिटी तो कहीं ना कहीं कहूंगा मैं। पाथ पाथ हालांकि डिस्टेंस के लिए निर्भर कर नहीं रहा है, लेकिन भाई आप कैसे पाथ में गए हो ये जरूर है। तो पाथ हाँ डिपेंड भी कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप जिस पाथ पे चले हो जिस पाथ पे, वो डिपेंड तो करेगा। जैसे इधर से चल के पूरा चला है, ये डिस्टेंस हो गया। सपोज इतनी लंबी चौड़ी गली ना लेते हुए मैं भाई कलर दूसरा यूज करता हूँ पहले, क्योंकि अब इतना तो समझ लेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। इस ए पॉइंट से मैं डायरेक्ट इस रास्ते से इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। भाई इसको अच्छे से मैंने बनाया नहीं। तो भाई डायरेक्ट मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर जंप अगर मतलब इधर से, मतलब भाई इधर ए पॉइंट से मैं डायरेक्ट ही बी पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब भाई पाथ डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में कि आप किस पाथ पे गए हो। डायरेक्शन आपकी सीध एक होनी चाहिए, वरना डिस्टेंस एक टेढ़े मेढ़े पाथ से जो पूरा टोटल आएगा उसका वो डिस्टेंस होगा। लेकिन आप एकदम सही सीधे स्ट्रेट पाथ पे गए हो, आपने कम दूरी तय की है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई पाथ की सीधी बात है कि पाथ वही है भाई। डिस्टेंस पाथ पे निर्भर नहीं करता। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी होना है तो डिस्टेंस बता दिया जाएगा। हालांकि हमारा गाड़ी का स्पीडोमीटर है, वो भी डिस्टेंस ही बता रहा है आपको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही है। आप अपने ही गली मोहल्ले में देख लीजिए भाई। आप कहीं पे जाते हो किसी जगह से कोई दूसरी जगह, तो टेढ़ा मेढ़ा चल के जो भी जा रहे हो आप एक शहर से दूसरे शहर, वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, वो सही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा। लॉन्गेस्ट मतलब रोड पड़ जाएगी, रास्ता पाथ लॉन्गेस्ट पड़ जाएगा, वही डिस्टेंस है। और अगर आप डायरेक्ट ऐसी रोड हो कि आपको सीधे एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिर्फ डिस्प्लेस कर दे, वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे मैंने कोई कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इधर से इधर खिसका दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मैं इधर से घुमा घुमा के भाई यहाँ पे लाया हूँ जो, ये मेरी पूरी पाथ ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये डिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन मैंने जब यहाँ यहाँ से यहाँ आया तो ये सिर्फ मेरा खिसकना टाइप हुआ एक प्रकार से। भाई सीधी सी बात है, नजरिए की बात है यहाँ पे तो, कि आप क्या कर क्या रहे हो आखिर। आप इतना लॉन्गेस्ट रूट ले आए हो, ये आपकी डिस्टेंस ही हो गया। आप बहुत शॉर्टेस्ट तो मैंने वो नहीं कह रहा, लेकिन पाथ डिपेंडेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेके आए हो, लेकिन आप जब सीधे ही डिस्प्लेसमेंट हो गए हो, मतलब सीधे ही जस्ट आप निकल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच गए हो, तो वो आपके लिए तो डिस्टेंस से कम नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट डी हो गया। भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब आप समझ गए हो कहीं ना कहीं। पूरी भाई करने का तरीका क्या है आपका, वही डिपेंड करता है, बाकी और कुछ डिपेंड नहीं करता। मतलब ये भाई शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो आप समझ ही गए हो। मैं इसकी जो भी पैराग्राफ और इसके बारे में जो भी डेफिनेशन होगी वो तो आपको नोट्स में दे दूंगा। बाकी आप इतना समझ गए होंगे, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। वेक्टर स्केलर की बात है तो वो आगे कर लेंगे। बाकी भाई धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए भाई। पूरा
मोशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स पार्ट में। पीडीएफ आपको वे ऑफ फिजिक्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, वे ऑफ फिजिक्स टेलीग्राम चैनल सर्च करना, टेलीग्राम पे जाके वहीं से आपका डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ये लेक्चर आएगा, आपका लेक्चर देखना और इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना। वेक्टर स्केलर की बात आगे करेंगे। धन्यवाद यार भाई दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे, बने रहिए। इसका पार्ट 3 आएगा, वहां पे हम वेक्टर भी समझेंगे और हम वेलोसिटी और स्पीड के बारे में भी चर्चाएं कर लेंगे। और भी चीजें हैं इस चैप्टर में, वो भी कर लेंगे कवर। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का देख के आना। क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट मैंने जो कि मैंने कहा था, कंसेप्ट इज पावर, तो इस बात को याद रखना, कॉन्सेप्ट इज पावर और कॉन्सेप्ट पावर है। तो भाई धन्यवाद, फैक्टर स्केलर आगे समझ लेंगे। तो भाई बने रहिए और कमेंट करिए कोई भी डाउट हो, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमारा कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा आपके पास। तो मुझे पता है आपको उसकी समझना क्या है और पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनाना है। आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुधारना होगा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाला पार्ट अब वहाँ पे मैं कभी भी आपको करवा सक दूंगा, मतलब वो भी बहुत इजी है। 9th क्लास का जो मतलब साइंस में पार्ट्स होते हैं, ये आप समझ लेना। या भाई इतना तो होता ही है, 11th में भी ये सब अलग अलग हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी चीजें पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहीं से बेस बन जाए आपका, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।